Today we are going to discuss about the variations in psychological attributes part 2. Last time we have completed all the theories of intelligence, and this time we are going to discuss about the other part of the chapter. So this is the content. Now for the preceding questions. Are there cultural differences in the conceptualization of intelligence? So we are going to learn about all these things. What is IQ? How do psychologists classify people on the basis of their IQ scores? How can you differentiate between verbal and performance tests of intelligence? All persons do not have the same intellectual capacity. How do individuals vary in their intellectual ability? Explain. Which of the two, IQ और EQ, do you think would be more related to success in life and why? इसको हम बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क. सो EQ इज मोर और लाइक स्मार्ट वर्क. So how is aptitude different from interest and intelligence? How is aptitude measured? How is creativity related to the intelligence? So all these concepts we are going to learn in this chapter. Intelligence, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर. जो हमारा नेचर होता है वो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. जो नर्चर होता है जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें जिसमें हमें बड़ा किया जाता है, दैट इज़ नर्चर. सो हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस कितना है और नर्चर इन्फ्लुएंस कितना है, इस पर एक डिबेट चलती रहती है स्टार्टिंग से ही. एंड सो मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम इसको देखते हैं कि जो कोरिलेशन मेथड है उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं. आर इज डिनोटिंग द कोरिलेशन. आइडेंटिकल ट्विंस, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो होते हैं मोनोजाइगोट, मतलब कि एक ही जो स्पर्म होता है उससे दो बनते हैं. सो दैट इज़ द आइडेंटिकल ट्विंस. एंड दोनों का जेनेटिक सिमिलैरिटी 100% होती है, मतलब उनके बायोलॉजिकल सेक्स भी सेम होते हैं. अगर दोनों मेल हैं तो दोनों मेल होंगे और दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो ये मोनोजाइगोट होते हैं. डाईजाइगोट वो होते हैं जो कि देखने में एक जैसे नहीं होते पर वो दोनों ट्विंस होते हैं. सो वो फ्रेटर्नल ट्विंस बोला जाता है उनको. अगर आइडेंटिकल ट्विंस है और उनको एक ही एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उनमें जो कोरिलेशन है इंटेलिजेंस का वो 0.90 मिला है. इट मीन्स वेरी हाईली कोरिलेटेड. सेकेंड है आइडेंटिकल ट्विंस को अगर हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखते हैं सो एट दैट टाइम जो कोरिलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होने की वजह से दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं रहता है. फ्रेटर्नल ट्विंस को अगर इकट्ठे बड़ा किया जाता है, एक ही फैमिली में रहते हैं, सारी फैसिलिटीज सब कुछ सेम रहता है, तो 0.60 इज़ द कोरिलेशन वैल्यू. सिबलिंग से थोड़ी ज़्यादा होती है, जो बाकी भाई बहन होते हैं डिफरेंट टाइम पे पैदा हुए उनसे थोड़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है इसमें जो इंटेलिजेंस लेवल है, बट बहुत ज़्यादा नहीं. एज़ कम्पेयर टू आइडेंटिकल इतनी ज़्यादा नहीं होती है. सिबलिंग रियर टुगेदर, सिबलिंग को अगर साथ साथ बड़े किया जाता है तो उनमें 0.50 सिमिलैरिटी है, जो कि काफ़ी कम है, 50% ही है. और अगर सिबलिंग को अलग अलग एनवायरनमेंट में भेजा जाता है और वहाँ पे बड़ा किया जाता है तो 0.25 इज़ द ओनली सिमिलैरिटी. इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड बिकम क्लोजर टू हर अडोप्टिव पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम. जैसे जैसे जो टाइम जाता है अडोप्टेड पेरेंट्स के जैसी उनकी इंटेलिजेंस बनती चली जाती है. सो इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एनवायरनमेंट. डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में एक बच्चे को किस तरह की फैसिलिटीज़ मिली है, उसी से उसका इंटेलिजेंस वो होता है, डिटरमाइन होता है. 80% जो इम्पैक्ट होता है वो एनवायरनमेंट का होता है इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस पे, और जो 20% होता है वो जेनेटिक फैक्टर्स का होता है. असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. 1905 में एल्फ्रेड बिने एंड साइमन थियोडोर साइमन मेड फॉर्मूला टू मेजर इंटेलिजेंस. इन 1908 दे गेव ए कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज टू मेजर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल अमंग द सेम एज ग्रुप. ये कहते थे कि मेंटल एज को अगर हमने मेजर करना है तो सेम एज ग्रुप के बच्चों से ही हम उसे कंपेयर करेंगे. क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो बायोलॉजिकल एज होती है, पैदा होने से लेके जो प्रेजेंट टाइम है तब तक हम उसे काउंट करते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोला जाता है. जो ब्राइट चाइल्ड होता है उसकी जो मेंटल एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और जो डल चाइल्ड होगा उसकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम मिलेगी. 1912 में विलियम स्टर्न थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था IQ का, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है. इंटेलिजेंस क्वोशेंट. सो IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, सो हमारा IQ का वैल्यू निकल आता है. पर्सन्स हैविंग IQ मोर देन 130 आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चाइल्ड, एंड पर्सन्स बिलो 70 आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज्ड और रिटार्डेड. अब जो इंटेलिजेंस का हम ग्राफ देखेंगे किसी भी क्लास में, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अगर 5 सेक्शन और पांचों सेक्शन का हम
किसी भी सब्जेक्ट का आप स्कोर ले लेंगे और उसको जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत सुपीरियर होंगे, अगर उनका हम इंटेलेक्चुअल लेवल या आईक्यू चेक करके उसका ग्राफ बनाते हैं तो व्हाट यू विल गेट, द रेंज इज़ अबव 130 इज़ वेरी सुपीरियर। और ये बहुत कम बच्चे होंगे, ऑब्वियसली गिफ्टेड भी बहुत कम होंगे, सेम वैसे ही जो मेंटली चैलेंज और रिटार्डेड है वो भी उस पॉपुलेशन में कम पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है, एवरेज लेवल के इंटेलिजेंस बच्चों का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। एवरेज बच्चे जो होते हैं 68% होते हैं, और जो मीन वैल्यू है इसमें 100 दी गई है। आप देखेंगे कि जो अब की बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2020, अभी जो बोर्ड का पेपर था उसमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको बोलती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी उसमें, तो आप इसको समझ लीजिए बोर्ड के हिसाब से। इसमें है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इसकी आप शेप देखेंगे तो ये एक बेल शेप्ड कर्व है, और इसका जो 1/2 पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है दूसरे पार्ट से, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। मैक्सिमम केसेस जो इसमें फॉल करती है किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पे, वो मिड में फॉल करते हैं, और उनकी जो वैल्यू है वो एक जगह पे जो होती है 68% तक होती है। और इसके जो एजेस है, जो ये किनारे हैं लास्ट में आप देखेंगे जो एरो है वो कभी भी टच नहीं करता है नीचे वाली लाइन को। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट साइकोलॉजी में जीरो नहीं माना जाता है। जैसे कि टेम्परेचर कैन बी जीरो बट इंटेलिजेंस कांट बी जीरो। इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू एक ही जगह पे होती है जो कि मिड पॉइंट होता है। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोला जाता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सारे डाटा में दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, intellectual deficiency is defined as significantly sub-average general intellectual functioning with deficit in adaptive behavior and manifested during the developmental period। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसी समय पर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि बच्चा परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता, बाकी बच्चों से पीछे रह जाता है बहुत सारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में। दिस इम्पैक्ट 3 फीचर्स एज कैप्चर्ड इन डेफिनेशन। फर्स्ट, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, स्लोअर इन ग्रास्प देन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। बाकी बच्चों की तुलना में इनकी ग्रेस्पिंग पावर कम होती है, इनको सीखने में ज़्यादा ट्रायल लगते हैं। अडेप्टेबिलिटी टू अडेप्ट एंड डील विद एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, ये बच्चे इंडिपेंडेंटली जॉब और जो फैमिली है उसको अडेप्ट करने में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आती है, बट एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ना, डेफिसिट होते हैं एडेप्टिव बिहेवियर में। सो दे आर नॉट एबल टू लाइक होल्ड द फैमिली, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। ये डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे। मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड, जब ये इनका डेवलपमेंटल पीरियड होता है, जब बॉडी में डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी टाइम पर ये चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सीवियरिटी ऑफ अबव इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ आईक्यू डेफिशिएंसी। जो इस प्रॉब्लम की सीवियरिटी है वो डिपेंड करती है आईक्यू की डेफिशिएंसी पे। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेड पर्सन है उसका आईक्यू होगा 55 to 70, ये 75 भी माना जाता है, कुछ लोग 75 भी इसको रेंज को ले लेते हैं। मॉडरेट आईक्यू है 35 to 55, सीवियर आईक्यू वालों में 20 to 35 एंड प्रोफाउंड आईक्यू इज लेस देन 20। डिपेंडिंग ऑन द रेंज सम पीपल कैन बी ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड विद स्पेशल केयर। इनके लिए स्पेशल केयर स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पर इनको स्पेशल केयर के साथ पढ़ाया जाता है। एंड दोज ऑन द अदर एक्सट्रीम में लिव अ डिपेंडेंट लाइफ थ्रू आउट। और जो प्रोफाउंड और सीवियर आईक्यू वाले होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। एक मूवी अभी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, इट इज़ बेस्ड अपॉन द टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप। एक्चुअली ये मूवी का रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि जो आईक्यू 75 है, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ ए पर्सन विद बिलो आईक्यू ऑफ 75। एक बॉर्डर लाइन आईक्यू पे जो पर्सन है उसकी लाइफ कैसी होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट शुड गो फॉर दिस whenever it will be released. So this is based upon the intellectual deficit, but IQ is at the borderline, that is 75. अब एरिया ऑफ फंक्शनिंग में सेल्फ हेल्प स्किल्स में जो माइल्ड पर्सन है जिसका IQ मैंने पहले ही बता दिया कि कितनी रेंज का होता है, ये आपको याद करना है। सेल्फ हेल्प कितना कर सकता है, जो माइल्ड है वो अपने आप को खिला सकता है, ड्रेसअप हो सकता है, अपनी टॉयलेट नीड्स को पूरा कर सकता है, वो माइल्ड IQ वाला पर्सन है।
मॉडरेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है और इनको ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ हेल्प के लिए भी, इवन टॉयलेट ट्रेनिंग तक इनको देने में बहुत टाइम लग जाता है। सीवियर और प्रोफाउंड वालों को कोई स्किल नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर ही अपनी टॉयलेट स्किल्स के लिए भी। स्पीच एंड कम्युनिकेशन, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इन एडिक्वेट अंडरस्टैंड कम्युनिकेट। माइल्ड वाले रिसेप्टिव होते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं लैंग्वेज को, एडिक्वेट अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। मॉडरेट रिसेप्टिव होते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी एडिक्वेट होती है, लेकिन स्पीच प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। सीवियर में नो रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत लिमिटेड होती है, एक दो वर्ड भी समझ पाते हैं कुछ लोग और कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते। अकेडमिक्स, ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट 3rd to 6th ग्रेड। अकेडमिक्स में ये 3rd से लेकर 6th तक ही जा सकते हैं। और जो मॉडरेट होते हैं, वेरी फ्यू एकेडमिक स्किल्स, 1st और 2nd क्लास तक ही बस ये क्रॉस कर पाते हैं। और जो सीवियर और प्रोफाउंड है उनमें कोई एकेडमिक स्किल नहीं होती है। सोशल स्किल्स, हैज़ फ्रेंड्स, कैन लर्न टू एडजस्ट क्विकली। माइल्ड वाले एडजस्ट कर लेते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। मॉडरेट में कैपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन अपनी सोशल सिचुएशंस में मतलब एक डिपेंडेंट वाली ही फीलिंग होती है। दे कैन प्ले विद द अदर्स बट नॉट अप टू द लेवल। तो सीवियर और प्रोफाउंड वाले नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग रियल फ्रेंड्स, नो सोशल इंटरेक्शन। वोकेशनल एडजस्टमेंट, कैन होल्ड ए जॉब। माइल्ड जो रिटार्डेड पर्सन है उसको एक जॉब दी जा सकती है। सेमी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो थोड़ा आगे जा सकता है और अनस्किल्ड वर्क में भी काम कर सकते हैं। और जो मॉडरेट है वो शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट यूजुअली नीड्स कंसिस्टेंट सुपरविजन। एक सुपरविजन के साथ इनके साथ खड़े होकर काम कराया जा सकता है। बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स हैं जो कि जैसे फाइल बनवाते हैं, कार्डबोर्ड को छोटी छोटी चीज़ें इनसे डिज़ाइन करवा लेते हैं एंड उसको जैसे दिया मेकिंग, कैंडल मेकिंग, सो ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप किए जाते हैं इनमें मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, दैट दे आर वर्थ फॉर देमसेल्व्स। सीवियर और जो प्रोफाउंड वाले होते हैं जनरली नो एम्प्लॉयमेंट, यूजुअली नीड्स कॉन्स्टेंट केयर, ये तो पूरे ही डिपेंडेंट होते हैं। अडल्ट लिविंग, यूजुअली मैरिज। माइल्ड आईक्यू वालों की शादी हो जाती है, दे हैव चिल्ड्रन, नीड्स हेल्प ड्यूरिंग स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस के टाइम पे उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट आईक्यू यूजुअली डज नॉट मैरी और हैव चिल्ड्रन, ये डिपेंडेंट होते हैं, इनकी शादी नहीं होती है। एंड सीवियर वाले नो मैरिज और चिल्ड्रन, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये हमेशा ही दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड, हाई परफॉर्मेंस। अब जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पर्सन होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल विद IQ मोर देन 130 से ज़्यादा IQ होते हैं। कैन बी असेस्ड फ्रॉम टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस, यूजुअली दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर देयर इज ए डिफरेंस। Giftedness, exceptional general ability shown in superior performance in a wide variety of areas. Talent is a narrower term and refers to remarkable ability in a specific field, for example spiritual, social, aesthetic, etc. Highly talented people are also called prodigies. It is combination of high ability, high creativity and high commitment. Give example like the Leonardo da Vinci, like excellent in so many other fields also. Important characteristics क्या हो सकती है gifted child की? Advanced logical thinking, questioning and problem solving, high speed in processing information, superior generalization and discrimination ability. ये इजीली जनरलाइज भी कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेट भी इजीली कर सकते हैं। एडवांस ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, हाई लेवल इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, दे डोंट डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन टू मोटिवेट देम। सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है। इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग होती है, इनको किसी से कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे हैव एनी ऑफ द आइडिया दे विल कन्फर्म बाय देमसेल्व्स। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़, और हमेशा अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं एडमिनिस्टर टू वन पर्सन एट ए टाइम, एडमिनिस्टर टू एस्टैब्लिश रैपो विद द सब्जेक्ट एंड बी सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स, मूड्स, एक्सप्रेशंस। इंडिविजुअल टेस्ट भी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऑरली रिटन फॉर्म में होते हैं, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर टेस्टर्स इंस्ट्रक्शन। और जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो सेवरल पर्सनस, बहुत सारे लोगों पे इकट्ठे किए जा सकते हैं, एक पूरी क्लास पे, बहुत बड़े ग्रुप पे आप इकट्ठे कर सकते हैं। नो अपॉर्चुनिटी टू बी फैमिलियर विद द सब्जेक्ट, इतना चांस नहीं होता कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर हो जाए, उसको इंस्ट्रक्शन दो पर्सनल लेवल पे। इन दिस दे सीक रिटर्न आंसर्स यूजुअली इन ए मल्टीपल चॉइस, और MCQs के रूप में ही उनके
जो टेस्ट है वो उस ऐसे होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. एन इंटेलिजेंस टेस्ट may be fully verbal, fully written or fully performance based, or it may consist a mixture of each category. आप यहाँ पे ये बात सोच के देखिए कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसे चेक करेंगे. ये बात स्टार्टिंग में जब इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुए थे, सो जो स्टार्टिंग में साइकोलॉजिस्ट थे उनके सामने प्रॉब्लम आई कि जब वो आर्मी में भर्ती करने के लिए उनको इंटेलिजेंस टेस्ट लेना था, तो वो ये सोच रहे थे कि जिसको वर्बल एबिलिटी नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो डिसीजन ले सकता है, वो इंटेलिजेंट है. तब उन्होंने ये टेस्ट डेवलप किए थे, नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट. सो नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर्स यूज़ की जाती है, और इन दीज सब्जेक्ट्स एग्जामिन एन इनकम्प्लीट पैटर्न एंड चूज दैम फिगरल टू कम्प्लीट द पैटर्न. Can be administered to any cultural group or illiterate people. For example, Raven's progressive matrices. Raven's progressive matrices में क्या होता है, उसमें पैटर्न्स होते हैं. इसके बाद हम करेंगे बहुत सारे जो टेस्ट है जो इंडिया में डेवलप हुए हैं. परफॉर्मेंस टेस्ट require subjects to manipulate objects and other material to perform a task. Written language is not necessarily, so can be administered to persons with low literacy and any culture. For example, Coho's block design containing wooden blocks. कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट. कल्चर फेयर टेस्ट वो होते हैं जिसमें कल्चर से रिलेटेड टेस्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कल्चर बायस में स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हम अगर इंडियन स्टूडेंट से अमेरिका के झंडे के कलर पूछेंगे तो दैट इज़ कल्चर बायस्ड क्वेश्चन. सो बहुत सारे टेस्ट में बनाते बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कल्चर का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड. किसी के ऊपर भी आप उसको एडमिनिस्टर कर सको. कुछ टेस्ट होते हैं जो सिर्फ एक ही कल्चर में यूज़ होते हैं, ऐसे टेस्ट भी बनाए जाते हैं. सो इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन. Unlike the Western view, which particularly focus on cognitive parameters, following competencies are identified as facets of intelligence in Indian tradition. Indian लोगों में कौन से जो मेन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उसको हम देखते हैं. फर्स्ट है कोग्निटिव कैपेसिटी, सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट. जो बच्चे एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, उसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं. अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सोशल कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्डर. सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा अच्छे से बात कर पाता है कि नहीं. उसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं. कमिटमेंट टू एल्डर्स, द यंग एंड द नीडी. जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें समझता है या नहीं. कंसर्न अबाउट अदर पर्सपेक्टिव. इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस. अपने इमोशंस को कैसे वो कंट्रोल करता है और दूसरों के सामने दिखाता है. गुड कंडक्ट होना चाहिए उसका. और सेल्फ इवेल्युएशन, कैसे वो अपने आप को इवेलुएट अच्छे से करते हैं. एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, जो बहुत अच्छे से बिजनेस या सक्सेसफुल हो जाता है, पैसा कमाता है, इंडियन सोसाइटी उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानती है. जो गोल डायरेक्टेड होता है उसको भी इंटेलिजेंट मानते हैं. इसके बाद आता है कि जो टेस्ट हम, कि आपको नाम याद कर ले. कुछ वर्बल टेस्ट इंडिया में डेवलप हुए, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट डेवलप हुए. इनके नाम याद कर लेने हैं. CIE. अब एक इंडियन एडेप्टेशन की हम बात करते हैं. जो फॉरेन में टेस्ट डेवलप हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनका इंडियन एडेप्टेशन, उनको इंडियन पॉपुलेशन पे स्टैंडर्डाइज किया जाता है. स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो नॉर्म्स हैं वो इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं. सो CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर. ग्रुप टेस्ट ऑफ GMAT, बहुत ही फेमस है, जलोटाज GMAT. Group test of intelligence by Priyag Mehta. The Bihar test of intelligence by SM Mohsin. Group test of intelligence by Bureau of Psychology, Allahabad. Indian adaptation of Stanford Binet test, 3rd edition by SK Kulshrestha. Test of general mental ability Hindi by MC Joshi. And performance test में CIE non-verbal group test of intelligence. Bhatia's battery of performance test. Draw a men test by Pramila Pathak. Adaptation of Wechsler adult performance intelligence scale by R Ramalinga Swamy. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? द नोशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रॉडन्स द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज इट कंसर्न्स दैट इंटेलिजेंस इंक्लूड्स इमोशंस. इमोशंस का जो रेगुलेशन है उसको हम मानते हैं कि जो इंसान जिस इंसान में ऐसी एबिलिटी होती है तो मॉनिटर वंस ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को भी समझ सके और दूसरे के इमोशंस को भी समझ सके और उसको अलग कर सके दूसरों के थिंकिंग और एक्शन से. इसको हम बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल विद हाई EQ.
perceive and be sensitive to your feelings and emotions. Sensitive to observing others emotions by noting their body language, voice, tone. दूसरों की बातों को उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझना, उनकी वॉइस और टोन से समझ लेना, इसको भी इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बोला जाता है. फेशियल एक्सप्रेशंस को जज करना, बॉडी लैंग्वेज समझना, नॉन वर्बल क्यूज को समझ लेना. यूज इमोशंस एंड थॉट्स वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग डिसीजंस. अंडरस्टैंड द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एंड देयर पावरफुल इन्फ्लुएंस. जो नेचर होता है इमोशंस का, उसकी इंटेंसिटी को समझना और उसके इन्फ्लुएंस को कम करना, और अपना जो डिसीजन है वो इमोशंस से फ्री होके लेना. मतलब बहुत खुशी में खुश होके नहीं लेना और बहुत दुखी में दुखी होके डिसीजन नहीं लेना. कंट्रोल ऑन इमोशंस फीलिंग्स वाइल डीलिंग विद अदर्स टू अचीव पीस एंड हारमनी. अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल करना जब दूसरों के साथ शांति बनाए रखना और हारमनी की सिचुएशंस में रहना. एप्टीट्यूड. Mental ability in the special field is referred as aptitude. It is also an ability to acquire some specific knowledge and skill after training. जिनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है किसी फील्ड में, उनको ट्रेनिंग देके बहुत आगे तक लेके जाया जा सकता है, एंड दे कैन बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. दे कैन बी गुड इन डिफरेंट एरियाज. दिस मीन्स पीपल कैन हैव एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स विद सिमिलर मेजर ऑफ इंटेलिजेंस. एक इंटेलिजेंट व्यक्ति में बहुत सारे एप्टीट्यूड भी हो सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल टू परफॉर्म एनी टास्क, और इंटरेस्ट होती है प्रेफरेंस फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटी. टू एक्सेल इन एनी फील्ड ऑफ ए पर्सन नीड्स टू हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है किसी फील्ड में लेकिन एप्टीट्यूड है उस काम को करने का, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. किसी में लाइक इंटरेस्ट तो बहुत है पर एप्टीट्यूड नहीं है उस लेवल का काम करने का, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. तो दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है. एप्टीट्यूड टेस्ट दो तरीके से होते हैं. एक है इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे मैकेनिकल का अलग से टेस्ट लेंगे, क्लैरिकल, न्यूमेरिकल टेस्ट फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड. मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द टेस्ट बैटरी. एक ही टेस्ट में मल्टीपल टेस्ट होंगे जिसका टोटल करके आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है और डिफरेंट एरियाज में आपका लेवल चेक किया जाता है. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी आर्म्ड सर्विसेज यूज़ करती है. वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी वर वेल नोन. DAT इज़ कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स. एजुकेशनल सेटिंग्स में DAT यूज़ किया जाता है. Creativity is the phenomena whereby something new and somehow valuable is formed. To created items may be intangible, such as an idea, a scientific theory, a musical composition, or a joke, or a physical object such as an invention or a literary work or painting. तो क्रिएटिविटी का जो पर्पज़ होता है वो ये बताता है कि आप जो भी क्रिएटिव काम करोगे दैट शुड बी वर्थफुल फॉर द सोसाइटी, और इसमें आपका डिस्ट्रक्टिव वर्क काउंट नहीं होता है. There are differences in the potential for creativity across individuals and the manner in which creativity is expressed. Creativity can be seen in a poem, new chemical process, a breakthrough in science, in preventing a disease, etc. For example, few creative person in the history: Rabindranath Tagore, Einstein, C.V. Raman, Ramanujan, etc. The definition of creativity has broadened and it includes ordinary people in creative occupations like poetry, carpentry, cooking, etc. तो अब जो क्रिएटिविटी का फील्ड है वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड को छोड़ के, साइंटिफिक क्रिएशंस को छोड़ के पोट्री, कारपेंट्री, कुकिंग वगैरह में भी देखा जा सकता है. वेरिएशंस इन पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज डिटरमाइंड बोथ बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. क्रिएटिविटी को हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से डिटरमाइन कर सकते हैं. लिमिट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल आर सेट बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया जाता है किसी भी बच्चे को तो वो मोटिवेट होता है कमिटमेंट के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ और पीयर इन्फ्लुएंस और ट्रेनिंग के साथ. उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाती है. आपने देखा होगा कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की क्रिएटिविटी को हम लोग दबा देते हैं. आई हैव सीन लाइक पीपल आर कमिंग फॉर द काउंसलिंग. कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये दीवार पे पेंटिंग करता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर देम कि भैया इसको एक दीवार दे दो पेंट करने के लिए, सो दैट ये फ्री विल से उस पर पेंट करे, तब ये सीखेगा. आप दीवार को तो बाद में भी पेंट करा सकते हो, बट बच्चे की क्रिएटिविटी को कभी दबाओ मत. यू गिव दैट पर्सन अ स्पेसिफिक प्लेस. क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. इंटेलिजेंस तो हम पढ़ चुके कि क्या होता है, और जो एक बेसिक इसके बीच में दोनों का रिलेशन है वो ये है कि क्रिएटिव होने के लिए एवरेज इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो क्रिएटिव भी होगा. सो ये सीधा सीधा कोरिलेशन है कि एवरेज इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी, बट हाईली इंटेलेक्चुअल डोंट
doesn't mean that the person will be more creative. Thus, a person who has the ability to learn faster, reproduce accurately, is considered intelligent more than creative until he or she devise new ways of learning and doing. जब तक आप कुछ नई चीज़ नहीं करते हो, इनोवेटिव मीन्स नोवेल्टी ऑफ आइडियाज़, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, उसको आप क्रिएटिव मानोगे. टर्मन इन 1920 फाउंड दैट पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, but creative ideas can come from person who did not have very high IQ, ability to think differently. तो डिफरेंट सोचने की एबिलिटी को क्रिएटिविटी में डाला जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत क्रिएटिव पर्सन होगा उसका हाईली इंटेलेक्चुअल होना भी ज़रूरी है, बट एवरेज इज़ रिक्वायर्ड. उसका वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, डेफिसिट नहीं होगा. द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज़ पॉजिटिव. ऑल क्रिएटिव एबिलिटीज रिक्वायर अ मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज एवरेज लेवल, कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड, रिटेन एंड रिट्रीव. क्रिएटिविटी टेस्ट, जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं, थिंक अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ उषा पासी टेस्ट, कि आप हाथी को तोलने के लिए एक मशीन डिज़ाइन करोगे और उसकी एक ड्राइंग बनाओगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्रिएटिविटी की टेस्ट में. फिर उसमें डिटेल देखी जाती है कि आपने कितना अलग किया है दूसरों से. बहुत ही कॉमन आइडियाज़ अगर आप बताते हो तो वो कॉमन होने के बाद फिर आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है. तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. क्रिएटिविटी मीन्स योर न्यू आइडिया, दैट इज़ लाइक पेटेंट टू यू, दैट इज़ कॉपीराइट टू यू. क्रिएटिव टेस्ट आर ओपन एंडेड होते हैं, अपनी मर्जी से आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. और उसमें स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस नहीं होते कि आपको क्लोज एंडेड नहीं है कि आपको बस येस नो में आंसर देना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्रिएटिविटी के टेस्ट में. इसमें आपको डायरेक्शन दी जाती है और आपको अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे अपने ओरिजिनल वेज बताने हैं. सम फेमस साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप क्रिएटिविटी टेस्ट आर गिलफर्ड का जो मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्यूबिकल मॉडल में, जहाँ पर 180 इंटेलिजेंस टेस्ट 180 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द क्रिएटिव थिंकिंग. Wallis, Kogan, Paramesh and Passy etc. Some domain in which test for creativity is developed are literary, scientific, mathematical and creativity. Thank you very much, and please like, share and subscribe and share with the other students so that they will be benefited from the lecture. Thank you.